नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। देश की दशा और दिशा समझने के लिए 10 खबरों के उदाहरण लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और संजय सर आज बताएंगे कैसे इन 10 सबूतों से देश की दशा कहां पहुंचा दी। और जब उसके तथ्य में जाओगे तो आप खुद कहने लगोगे साहिब ने तबाही मचा दी। इस तबाही के सबूत है। पूरा देश कहां से कहां आ गया। एक राष्ट्राध्यक्ष इस देश में रुके हुए थे और पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम शरणागत शरणागत चिल्ला रहा था, बचा लो, कोहराम मचा हुआ था। और मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं कि आप सोच रहे हो कि मैं मजाक में कह रहा हूं। उस वीडियो की जो भाषा थी कि मेरी बेटी की, आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, शर्म से डूब के मरने वाली वो पुकार थी। अगर कोई भी मानवीय संवेदना का व्यक्ति होगा तो शर्म से अपना मुंह छिपा लेगा उस भाषा को समझ के। एक बाप के लिए अपनी बेटी के लिए ये शब्द प्रयोग करना, उसके लिए किसी चीज की मेडिकल की जरूरत महसूस करना, मुझे नहीं लगता है कि उस बाप ने कितना पत्थर कलेजा पे रख के ये डिमांड की होगी। और उसके बाद जो वहां मचा हुआ था तांडव, उसके लिए साहिब ने कहा था कि चप्पल वालों को हम हवाई सैर करा देंगे। तो जूते छोड़ के आदमी जमीन पर पड़ा था, जूते भी नहीं पूछ रहा था, चप्पल की तो छोड़ दो। लंदन का किराया 21-22 हजार रुपया था। था नहीं, क्षमा चाहेंगे, अब दिमाग घूम जाता है। कितनी बातें याद रखी जाए, यहाँ तो पता ही नहीं अभी क्या होगा, 10 मिनट में क्या हो जाए कोई घटना पता नहीं है। और 66 हजार रुपया और 86 हजार रुपया रांची और बेंगलोर का किराया, मुंबई का किराया है। बनारस का किराया 37 हजार है, जो मोदी जी का है क्षेत्र। कम से कम अपना तो बचा लेते। और आज जो छीजा लेदर हुई, और नागरिक उड्डयन मंत्री आराम से अपनी बंसी बजा रहे थे। उन्होंने कहा ऐसी कम तैसी में जाए इंडिगो, ऐसी कम तैसी में जाए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, हम अपनी मस्ती। साहब कुछ कह नहीं सकते, वो मंत्रालय तो नायडू पर है। और नायडू को नाराज करने का मतलब आप समझते हैं। काश अगर ये विपक्ष का मसला होता। मैं तो कह रहा हूं विपक्ष ने बड़ी शालीनता बरती। पुतिन साहब थे, देश की साख न गिरे, सरकार ने तो गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और पहली बार साहिब फिर नतमस्तक हो गए, झुक गए, सरेंडर कर गए एक बार फिर। बिना छुट्टी, बिना थके काम करने वाले प्रधान सेवक के राज में इंडिगो के सीईओ ने कहा कि स्थिति 10 से 15 दिसंबर के बीच सामान्य होगी। साहिब, इतने दिन में तो किसान भी अपनी हालत सुधार लेता है अगर उसकी गाड़ी बिगड़ जाए तो। हम कहां आ गए? तकनीकी टेक्निक। भैया इतने दिन में तो नया हवाई जहाज भी कोई बना देगा 15 दिन में, अगर जिद पे अड़ जाए। काहे को अपने इन कम पढ़े लिखे भक्तों के चक्कर में पढ़े लिखे बातों में आप अपना हाथ डाल देते हो फंस जाते हो। बिल्कुल। अब आप सब कुछ बदलने के चक्कर में अब क्या क्या बदलोगे, क्या क्या करोगे, साहेब बड़ा डर लगता है। यात्रियों को उड़ान रद्द होने की सूचनाएं भेजी जा रही हैं। उनसे कहा जा रहा है कि यात्रा के लिए एयरपोर्ट पर ना आए। सर, मैंने कल शाम छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम का इंटरव्यू किया है, दर्शक देख सकते हैं। वो बोले मेरी कल की टिकट है, मेरे अभी तक कैंसिलेशन नहीं आया है, तो कल जब मैं हवाई अड्डे पे जाऊंगा तो उड़ पाऊंगा कि नहीं उड़ पाऊंगा ये तय नहीं है। आप बताइए, वीआईपी मना कर रहा है। और आज तो ताज्जुब हो गया, आज सदन का अंतिम दिन था। वीकली फ्राइडे को सदन का अंतिम दिन होता है। सभी सांसदों के इलाके में शादी के सालक वैसे ही कम है, सबको अपने अपने क्षेत्र में जाना था, देखते रह गए। ट्रेन इकाई सब सांसदों को कैसे मैनेज कर पाती? कोटा के लिए कुछ लिमिटेड ही सीटें होती हैं, तो जिसमें पहले पाली वो निकल गया, जो हवाई जहाज के चक्कर में रहा कोई तो रास्ता बनेगा, वो रह गया। तो सदन में भी गूंजेगा मुद्दा सोमवार। आखिरकार ऐसे आदेश सरकार देती क्यों है?
SIR 1 महीने में लाओ करके, फलाना काम 15 दिन में लाओ करके, ये काम सुबह तक लागू करो। ये लगता है कि आदेशों से देश बदल जाएगा। अरे देश की दिशा और दशा बदलने के लिए आपको कई चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। संजय सर, अब सीधा आपके पास आएंगे, वो 10 सबूत कौन से हैं? सब माने हम लोग के आसपास है, हम लोग रोज देख रहे हैं, और मैं सबकी चर्चा करता हूँ। सब पुराने मामले हैं, कुछ नया भी नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि सरकार कैसे काम कर रही है और गलतियां करके या अनुभव से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। और जो भी करती है, माने संचार साथी ऐप उसने लागू करने के लिए कहा तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब उसने वापस ले लिया तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। माने सरकार ने वापस क्यों ले लिया? अच्छा था तो, और अच्छा था तो सरकार को कहने की क्या जरूरत थी कि सब में जबरदस्ती लगाना पड़ेगा? जो चीजें अच्छी होती है अपने आप चलती है, अपने आप बिकती है, लोग अपने आप यूज करते हैं। या आप बता दीजिए कि वो बहुत अच्छी चीज है, आप ले लीजिए, इतना काफी है। आप खरीद लीजिए, ले लीजिए, यूज करिए, जो जैसा है सब होगा। लेकिन सरकार जबरदस्ती करती है, और ये नोटबंदी से शुरू है। कोरोना के समय राहुल गांधी ने कहा था कि कोविड आने वाला है और उसको रोकना चाहिए। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जो हुआ सो हुआ। सरकार को कोई अफसोस नहीं, भक्तों को कोई दिक्कत नहीं, और सब चल रहा है। तो मैं कुछ मैंने कल के अखबारों में छपी कुछ खबरों और पुरानी घटनाओं के आधार पर बताऊंगा कि सरकार, या बताना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है और क्या हो रहा है, और लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार प्रचार भले करे कि रोज काम करते हैं, छुट्टी नहीं लेते, 24 घंटे काम करते हैं, वगैरह वगैरह, पर हो क्या रहा है, जनता को मिल क्या रहा है। तो सबसे पहले इंडिगो का ही मामला। इंडिगो एयरलाइंस की खबर जो अखबारों में छप रही है, जो आ रही है, वो जितना बताती है उससे ज्यादा छिपाती है। मोटा मोटी सरकार के नए नियमों के कारण ये सब संकट खड़ा हुआ है। अखबार में एक शीर्षक था, ऑफ गार्ड इंडिगो ग्राउंड्स इंडिया। इसका मतलब हुआ अचेत इंडिगो, देश भर की उड़ानें ठप। एक और शीर्षक था, इंडिगो ने राहत मांगी, यात्रियों की मुश्किलें बरकरार। तो इंडिगो ने किससे राहत मांगी? सरकार से, सरकारी नियम से। और मुश्किलें बरकरार, इस शीर्षक से पता चलता है कि कारण वही है। सरकार माने न माने, खबर छपे न छपे, लेकिन मैंने जो अखबारों में पढ़ा उनमें से एक शीर्षक ये है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये समस्या सरकार के कारण है। दूसरी खबर, दूसरी सूचना या दूसरी जानकारी, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू को 5 साल 8 महीने बाद जमानत मिली है। उनकी गिरफ्तारी भीमा कोरेगांव मामला, यानी कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं जयंती पर 2018 में हुई हिंसा के सिलसिले में की गई थी। बाद में पता चला कि इसी मामले में गिरफ्तार स्टेन स्वामी, रोना विल्सन और सुरेंद्र गैडलिंग के मामले में अंतरराष्ट्रीय डिजिटल फॉरेंसिक फर्म आर्सेनल कंसल्टिंग ने दावा किया था कि उनके कंप्यूटर में जो अपराध से जुड़ी फाइलें पाई गई वे उनकी नहीं थी, बल्कि किसी हैकर ने मालवेयर के माध्यम से प्लांट की थी। फॉरेंसिक विश्लेषण में पाया गया था, पुरानी खबर है, कि हैकर ने 2014 से 2019 तक स्टेन स्वामी के कंप्यूटर को नियंत्रित किया, फाइलें डाली, और अंत में पुलिस द्वारा जब कंप्यूटर सीज करने की बात आई तब एंटी फॉरेंसिक क्लीनअप भी किया गया, यानी फाइलों की तकनीकी आभासी जानकारी मिटाने की कोशिश की गई। और ये 3 लोगों के साथ किया था, तीनों जेल में रहे। सरकार को इसकी जांच कराने की जरूरत नहीं लगी, और भले हैकर ने किया था, जिस ढंग से ये मामला चला और जिस ढंग से लोग जेल में रहे, उससे जाहिर है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, और अगर नहीं किया तो कम से कम जांच क्यों नहीं हुई। ये मामला जो है, भीमा कोरेगांव मामला वाला जो है, 200वीं सालगिरह पर दलित समुदाय के लोग एक युद्ध का स्मारक है उस पर अपना इतिहास याद करना चाहते थे, और इसीलिए वहां इकट्ठा हुए थे। लेकिन एक अन्य समूह ने उस दिन उन पर हमला कर दिया था, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी हुई, उसमें एक युवक की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। पुलिस के अनुसार 31 दिसंबर 2017 को, मतलब एक दिन पहले, 1 जनवरी 2018 को 200वीं सालगिरह थी, 2017 को 31 दिसंबर को एक सभा हुई थी, एल्गार परिषद, और पुलिस का कहना है कि उसमें कुछ भड़काऊ, उकसाने वाले वादे वगैरह किए गए थे, जिसकी वजह से ये हिंसा हो गई, मतलब अगले दिन 1 जनवरी को।
इसके बाद 2018 तथा 2018 से लेकर बाद में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को माओवाद से जुड़े होने और हिंसा भड़काने जैसे आरोपों में गिरफ्तार किया गया। कुल करीब 16 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उसमें 2-3 शायद अभी भी जेल में हैं। ये स्थिति है कि जिस मामले में कम से कम 3 के बारे में ये आरोप था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्था के सबूत है कि प्लांट करके तब उनको गिरफ्तार किया गया था या फंसाया गया था, उस मामले में कोई जांच नहीं हुई। स्टेन स्वामी मर गए। एक और प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जी साईं बाबा, वो भी जेल में काफी समय रहे। वो 90% विकलांग थे, फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया और बाद में उनको जेल से जब रिहा गया उसके कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। और अब इनको जो है 8 साल बाद, 5 साल 8 महीने बाद करीब करीब रिहा किया गया है। ये सब मामले 2018 से चल रहे हैं, दलितों से संबंधित मामला है वगैरह वगैरह। चौथा मामला है माओवाद पर। तो सरकार जो एक्टिव है या जो ढंग काम कर रही है वो सब अपनी जगह है, ये जो ऊपर के उदाहरण थे वो तो है ही है। उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा है, और ये अखबारों में खबर छपी है, कि माओवाद को खत्म करने के लिए जो अंतिम तिथि तय की गई है वह 31 मार्च 2026 है, मतलब अगला मार्च। और उन्होंने दावा किया है कि माओवाद को वो उससे पहले खत्म कर देंगे, जबकि साउथ इंडिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार 2018 की माओवादी नक्सली हिंसा में 2018 में पूरे एक साल में 412 मौतें हुई थी। इनमें 108 नागरिक मारे गए, सुरक्षा बल के 23 जवान मारे गए और 231 नक्सली या माओवादी मारे गए। और 2018 से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। 2019 में 302 लोग मरे थे, इनमें 99 नागरिक थे, 49 सुरक्षा बल के लोग थे, 154 नक्सली मारे गए। 2020 में कुल 239 मौतें हुई, 61 नागरिक मारे गए, 44 सुरक्षाकर्मी थे, 134 नक्सली मारे गए। 2021 में कुल 237 मौतें हुई, 58 नागरिक मारे गए, 51 सुरक्षाकर्मी मरे और 128 नक्सली मारे गए। 2022 में कुल 134 मौतें हुई, इनमें 53 नागरिक थे, 15 सुरक्षाकर्मी थे, 67 नक्सली थे। 2023 में कुल 149 मौतें हुई, 61 नागरिक, 31 सुरक्षाकर्मी और 57 नक्सली मारे गए। 2024-25 के लिए एसटीपी के अंतिम वार्षिक रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन समाचारों के अनुसार 2024-25 में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की संख्या बढ़ी है। ये माओवादी हिंसा या उसको खत्म करने की बात है, और सरकार की योजना इसी तरह आतंकवाद खत्म करने की बात है। अमित शाह ने कश्मीर चुनाव से पहले कई बार दावा किया कि आतंकवाद खत्म हो चुका है, लेकिन आतंकवाद कितना खत्म हुआ है वो बाद में हम लोगों ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद उसको जिस ढंग से खत्म किया गया वगैरह वगैरह। तो कहने को कुछ, करने को कुछ। इतना जोर लगाते हैं, इतनी मौतें हो रही है, मतलब सिर्फ नक्सली नहीं मारे गए, पुलिस सुरक्षाकर्मी भी मरे, आम नागरिक भी मरे। नक्सली तो चलिए ठीक है, आपको मारना था, आपने मार दिया। और जो संख्या मैंने बताया उसमें जरूरी नहीं है कि सब नक्सली हो, उसकी कोई जांच पुष्टि तो कुछ होती नहीं है, कोई खबर नहीं होती, कोई जांच वगैरह नहीं होती है, तो वो सब अपना मामला है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार जिस ढंग से आतंकवाद खत्म करने का दावा करती है, वैसे ही नक्सली हिंसा खत्म करने का दावा करती है या उसमें लगी है, और इतनी जाने गई है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा अभी तक तो खत्म नहीं हुआ है। भले अब सरकार बने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 31 मार्च से खत्म कर देंगे, लेकिन माओवाद कैसे खत्म हो जाएगा मेरी समझ से परे है। देखा जाए क्या होता है। आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ है सरकार के या गृह मंत्री के दावे के बावजूद। तो अब देखते हैं उसके आगे क्या होता है। एसआईआर का मामला ऐसा ही है, जबरदस्ती सरकार को चलाना है, करना है तो कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि एसआईआर, मैंने जो खबर छपी है, एसआईआर में लगे बीएलओ की समस्याएं दूर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। खबरों के अनुसार सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने संबंधित राज्यों को एसआईआर ड्यूटी के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के आदेश दिए, ताकि एसआईआर में लगे व्यक्तियों के नाम के काम के घंटे कम किए जा सके। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके अलावा यदि वे विशिष्ट कारणों से
हवाला देते हुए छूट चाहते हैं, काम से छूट जाते हैं, तो इस मामले के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। एक अखबार में शीर्षक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वस्थ लोगों की तैनाती की जाए। तो कुल मिलाकर इस खबर से यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सहयोग नहीं कर रहे थे, कर्मचारी नहीं दे रहे थे, कर्मचारी लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई स्वस्थ को ड्यूटी लगाइए, अगर कोई तनाव में है, कोई आत्महत्या करने वाला लग रहा है तो उसको बदल दीजिए और ये कर दीजिए। लेकिन शिकायत तो ये थी कि केरल में शायद कि वहां स्थानीय चुनाव होने, स्थानीय निकाय के चुनाव होने, इसलिए कर्मचारी नहीं है। जाहिर है ये मामला उसके ये आदेश उस मामले में नहीं है, लेकिन जो खबर छपी है उससे संदेश तो यही जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये करिए, मतलब जो राज्य नहीं कर रहे थे वो सब करना है और एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि एसआईआर के मामले में मुकदमा ये है या ये भी है कि वो संवैधानिक कानूनी रूप से वैध है कि नहीं, जल्दबाजी में कराने की जरूरत है कि नहीं, बीएलओ पर इतना दबाव डालने की क्या जरूरत कि वो आत्महत्या करने लगे, नौकरी से इस्तीफा देने लगे। और कुछ राज्यों में तो मामला था ही कि चुनाव कर्मचारियों की उपलब्धता नहीं है इसलिए उसको टाला जाए। तो ये सब छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है या उसकी जो खबर आज छपी है, मैंने कल छपी थी, उससे लग रहा है कि गलती राज्य सरकार की थी या परेशानी राज्य सरकारों के कारण थी। एसआईआर सही है, जबकि तथ्य यह है कि बिहार में एसआईआर हुआ, उससे क्या फायदा हुआ वो नहीं बताया गया। ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना था तो उसमें शुद्धिकरण नहीं हुआ है, उसमें नाम डबल है, सब कुछ है और उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और फिर से पूरे देश भर में एसआईआर चल रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। देश भर में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ। वो सब हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई किए जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले या बिहार चुनाव की घोषणा से पहले से सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सब चल रहा है और ये फैसला नहीं हो पाया कि एसआईआर नहीं हो पाया, मतलब हो ही गया है कि एसआईआर संवैधानिक है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ना हाँ कहा ना कहा या लगभग हाँ कहा तभी तो चल रहा है, वगैरह वगैरह। और अब जो नया आदेश है उससे ये लग रहा है कि राज्य सरकार एसआईआर नहीं कराने दे रहे, जबकि मामला ये है कि राज्य सरकार कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है या एक साथ इतने बड़े पैमाने पे करवाने की क्या जरूरत है, जो पहले कभी नहीं हुआ वो क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो इन सब मामलों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उससे यही लग रहा है कि एसआईआर ठीक है, हालांकि ये भी स्पष्ट आदेश अभी नहीं है। छठी खबर बताता हूं, या छठा मामला जो है कि अमेरिका ने 2025 में 3258 लोगों को डिपोर्ट किया है। एक साल में 3258 लोगों को डिपोर्ट किया क्योंकि वो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे या अवैध रूप से गए थे। अब एक साथ इतने लोगों को डिपोर्ट किया गया, जब जाहिर है कि इतने लोग वहां हैं और इसकी खबर के साथ ये छपा है कि विदेश मंत्री ने कहा कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाए उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनके साथ खराब व्यवहार नहीं किया जाए। मतलब सरकार भी मान रही है कि डिपोर्ट किया जाना सही है, डिपोर्ट किया जाएगा, आगे भी किया जाएगा। अगर ऐसा ही है, लोग अवैध रूप से रह ही रहे हैं, उनको डिपोर्ट ही किया जाना है, तो क्यों नहीं सरकार उनको ऑफर कर रही है कि आप लोग आ जाइए वापस, हम सबको सम्मानजनक ढंग से ले जाएंगे और आप क्यों अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका का भी काम हो जाएगा, अमेरिका से मित्रता भी निभ जाएगी और उन लोगों को सम्मानजनक ढंग से वापस ले आया जाएगा। जब वो भारत के नागरिक है और अमेरिका उनको कैदियों की तरह बेड़ियों में बांध के वापस करता रहा है, तो सिर्फ इस अपील का क्या मतलब। सरकार ये क्यों नहीं कर रही है कि हम सबको वापस ले आएंगे, और मुश्किल में फंसे लोगों को वापस लाया ही जाता है और इनको जब वापस भेजा जा रहा है कैदियों की तरह, तो क्या ये मुश्किल में नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, इतने लोग भारत छोड़ के अवैध रूप से विदेश गए तो जाहिर है भारत की स्थितियों के कारण गए या अमेरिका की अच्छी स्थितियों के कारण गए। अगर भारत की स्थिति को आप खराब नहीं मानिए तो अमेरिका की स्थिति को तो अच्छी मानना ही पड़ेगा। तो अमेरिका की स्थिति अच्छी हो या भारत की स्थिति खराब हो, इतने लोग गए कि एक साल में अमेरिका ने 3000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया। भारत सरकार के लिए अभी मुद्दा नहीं है, चिंता नहीं है, या है तो इतना ही कि आप उनको सम्मानजनक ढंग से वापस भेजिए। एक और खबर है बड़ी क्या बोलते हैं दर्दनाक, कि एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कार दुर्घटना में पति पत्नी दोनों घायल हो गए और दोनों 8 घंटे से ज्यादा
सहायता नहीं मिलने के कारण, ज्यादा खून बह जाने के कारण दोनों मर गए। माने यह अनुमान है कि वो लोग 8 घंटे जिंदा रहे, मौत से संघर्ष करते रहे। किसी नागरिक ने रोड पर सड़क पे पड़े हुए थे कार एक्सीडेंट में, और किसी नागरिक ने उनको देखा नहीं, उनकी सुध नहीं ली, और वो सब तो नहीं किया तो नहीं किया, किसी पुलिस को या अधिकारी को सूचना नहीं दी ताकि पुलिस या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होती। और 8 घंटे के बाद उन लोगों का अनुमान है कि 8 घंटे दुर्घटनाग्रस्त रहने के बाद चिकित्सा सहायता नहीं मिलने या कोई मदद नहीं मिलने से मौत हो गई। तो देश, समाज, नागरिक ऐसा हो रहा है। एक तरफ तो नागरिक सरकार से परेशान है, और दूसरी ओर नागरिक खुद ऐसा हो गया है कि उसे दूसरे की चिंता नहीं है, और सड़क पर पड़े हुए लोग, दुर्घटनाग्रस्त लोग 8 घंटे बाद मर जाते हैं, और 8 घंटे तक उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। ये समाज की हालत है, नागरिक की हालत है। और देश पहले तो ऐसा निश्चित रूप से नहीं था, और 10 साल में अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, ये भी देखना, समझना, बताना सरकार का ही काम है। और इसकी चिंता सबको होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं, मुसलमानों के लिए नहीं है। ज्यादातर मामले हिंदुओं के हैं, और हिंदू ही प्रभावित हो रहे हैं, हिंदू ही परेशान हो रहे हैं। 8वीं खबर है, 8वीं सूचना है, 8वां मामला है कि विजय माल्या ने 2018 में, मैं नहीं जानता था कि सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया है, आज ही मुझे इस खबर से पता चला कि 2018 में सरकार ने एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाया था। और खबर है कि विजय माल्या ने उसको चुनौती दी है। उनके अपने कारण होंगे, उनकी अपनी शर्तें होंगी, उनकी अपनी मांग होंगी, वो सब अलग चीज है, लेकिन सरकार ने ऐसा कानून बनाया है। और अदालत ने कहा है कि नहीं, आप पहले वापस आइए, तब हम आपकी अपील पर सुनवाई करेंगे। तो कानूनी मामला जो भी हो, लेकिन भगोड़े आर्थिक अपराधियों के बारे में ऐसा कानून है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि कई भगोड़े हैं जिनको वापस नहीं लाया गया है। कम से कम नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम सबको पता है। मोदी जी ने कहा कि ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, या ड्रामा करने के लिए संसद जगह नहीं है, डिलीवरी चाहिए। लेकिन मेहुल चोकसी के मामले में कम से कम एक ड्रामा ये हुआ था कि उसको वापस लाने के लिए हवाई जहाज भेज दिया गया था, और मेहुल चोकसी वापस नहीं आया या नहीं लाया जा सका। तो विमान किस लिए भेजा गया था, किसने भेजा, कैसे भेजा, किस खर्चे पे भेजा, किसके आदेश से भेजा, सब राम जाने। ये सब अखबारों में आजकल छपता नहीं है, तो ये नहीं छपा, मुझे नहीं पता है। लेकिन मेहुल चोकसी के साथ कुछ मारपीट वगैरह हुई थी, जिसमें उसके साथ कुछ ये हुआ था, और भारत सरकार की तरफ से ये लगा कि उसको देश निकाला दे दिया जाएगा, और भारत सरकार के लोग विमान लेकर गए उसको लाने के लिए, जो नहीं ला पाए, या वहां की सरकार ने उसको देश निकाला नहीं दिया। तो मेहुल चोकसी भी अभी तक वापस नहीं आए हैं। विजय माल्या इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ये कानून बना हुआ है, जबकि इस सब का कारण यही है कि अचानक जीएसटी और नोटबंदी से लोगों का धंधा व्यवसाय चौपट हो गया, लोगों की कमाई कम हो गई, कर्ज की किस्तें चुकाने में दिक्कत हुई, आम बोलचाल में उसको ईएमआई कहा जाता है। ईएमआई की किस्तें नहीं चुकाई, जुर्माना हुआ, परेशानी हुई, और कई लोग जो है डिफॉल्टर हो गए, जिससे बैंकों का पैसा तो डूबा ही, लोगों का धंधा चौपट हुआ, और जो विदेश भाग गए वो बच गए, जो यहाँ रह गए उनमें कई मर गए, कई मरने की स्थिति में है, और कई किसी तरह घिसट रहे हैं। तो ये सब खबरें अपनी तरह जो है सो हैं। 9वीं खबर एक और है, ये भी दिलचस्प है। इस खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में शपथ दाखिल कर ये जानकारी दी गई है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के स्वामित्व वाली 4 फर्मों को तवांग में 146 सरकारी ठेके मिले। मुख्यमंत्री के परिवार को तवांग में 146 ठेके मिले हैं 2012 से 2023, लगभग 11-12 साल में। मुख्यमंत्री के परिवार को, और सिर्फ ठेके ही नहीं मिले, इनमें से 59 ठेके, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, इनमें से 59 ठेके सीधे कार्य आदेश के जरिए दिए गए हैं। इनके लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई। 2020 में तय किया गया था, 2020 में यह तय किया गया था, राज्य सरकार ने तय किया था, घोषणा की थी कि 50 लाख से ज्यादा के ठेके बिना टेंडर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जो 59 ठेके मुख्यमंत्री के परिवार को दिए गए हैं, उनमें कम से कम 11 50 लाख से ज्यादा के थे। राज्य में भाजपा की सरकार है। 20 से 24 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 60 सदस्यीय सदन में 46 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था।
माने पूरा बहुमत है और पूरा राम राज्य है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का परिवार जो चाहे सो कर रहा है। और पेमा खांडू तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के, और उनके परिवार को इतने सारे करीब 383.74 करोड़ रुपए के ठेके मुख्यमंत्री के परिवार को दिए गए हैं 11 साल में। और माने हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाजपा पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तमाम वॉशिंग मशीन में धुले लोग उनके साथ हैं, तमाम भ्रष्ट उनके साथ है। ये भ्रष्टाचार का अलग उदाहरण है। 2012 से 23 तक चल रहा है। 15 साल से वो मुख्यमंत्री है और पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री है। उसके बावजूद उन्हें उनके परिवार को इतने ठेके दिए गए, और ठेके दिए गए, चलिए सब मान लेते हैं, सब ठीक ठाक होगा, कोई गलती नहीं है, और मुख्यमंत्री के परिवार को ठेकेदारी करने का हक तो वही है, सब कुछ है। लेकिन जब सरकार का ही नियम है कि 50 लाख से ऊपर के ठेके बिना टेंडर नहीं दिए जाएंगे, तो वो क्यों दिए गए और कैसे दे दिए गए? कम से कम वो तो किसी और को दे देते। तो जो भी है, ये भी एक खबर है। केरल से एक खबर है कि केरल के एक विधायक पर बलात्कार का मामला था और उनको कोर्ट से जमानत नहीं मिली, तो उनको पार्टी ने, और उनकी पार्टी संयोग से कांग्रेस थी, पार्टी ने सदस्यता से निलंबित कर दिया, या कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया, खबर में यही है। फिर भी कांग्रेस के खिलाफ, माने कांग्रेस के विधायक ने बलात्कार का आरोप था तो, और जमानत नहीं मिली मतलब आरोप गंभीर है, तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन बीजेपी या प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते रहते हैं, और भ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता रहा है। जो आरोप लगाते रहे सबकी कहानी और उसकी सच्चाई सब अब हम लोग जानते हैं। और जैसा कि पहले होता था, बीजेपी का प्रचार होता है कि बीजेपी को जो प्रचार करना है, बीजेपी के पक्ष में जो है उसका पूरा प्रचार, और दूसरे को बदनाम करो, आरोप लगाओ। तो पहले ही होता था कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, रुपया पतला हो रहा है, तो 60 रुपए में कितना ड्रामा हुआ पता नहीं, अब 90 रुपए पे कोई चर्चा नहीं है। उसी तरह से पेट्रोल की कीमत है, पेट्रोल की कीमत के बारे में भक्त लोग पहले तो कह चुके हैं कि 500 रुपए भी हो जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देश चल रहा है, और जो चल रहा है सो चल ही रहा है। लेकिन आज मैं 9 अखबार देखता हूँ, 9 में से 7 अखबारों में कल लीड, माने जो पहले पेज पे सबसे बड़ी खबर थी, वो पुतिन के दौरे की थी, और पुतिन जी तो मोदी जी की तारीफ कर ही रहे हैं और सोशल मीडिया उससे भरा ही हुआ है। लेकिन 9 में से सिर्फ 2 अखबार में अपवाद है जिसने पुतिन के दौरे को, खबर को लीड नहीं बनाया था। एक टेलीग्राफ है, मैं जो 9 अखबार पढ़ता हूँ उनमें एक टेलीग्राफ है जिसने पुतिन के दौरे को लीड नहीं बनाया। टेलीग्राफ की लीड थी ये अपने इंडिगो वाली जो खबर है, वो जिसने लिखा था कि इंडिगो जो है सो तैयार नहीं था और इसलिए वो पूरा हिंदुस्तान जो है सो ग्राउंडेड हो गया है, या हवाई यात्री जो है सो जमीन पर पड़े हुए हैं। और दूसरी खबर द हिंदू की है जिसने ये बताया। ये हालत है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, जो कर रही है उसका बुरा हाल है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसकी खबरें नहीं छपती है, और पुतिन जी तारीफ कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, वो प्रचार। बस ये चलिए सर, आपने 10 तथ्य और सबूत सामने रख दिए हैं, 10 खबर बता दी है। देखना यह है कि लोगों की समझ में कितनी बात आती है। समझ की मैं फिर कहूंगा, मैं चुनाव आयोग, मैं ईवीएम, सबको उतना दोष नहीं देता जितना देता हूं कि हम लोग बिकने को तैयार बैठे, कोई कीमत तो दे। और ऐसा नहीं है कि मैं बिकने को तैयार नहीं बैठा हूं, मुझे भी जब तक कीमत नहीं मिल रही है तब तक मैं बिक नहीं पा रहा हूं, मैं भी तैयार बैठा हूं। लेकिन मैंने अपना अंतर मन मार लिया है कि मेरी कीमत कोई दे नहीं पाएगा, इसलिए मैं नहीं बिक पा रहा हूं। और जिस दिन ठान लूंगा कि मुझे बिकना है, उस दिन कोई ना कोई खरीद लेगा, कोई 2 रुपया सस्ता खरीद लेगा, कोई 2 रुपया महंगा खरीद लेगा। तो आम जनमानस जब आप अपने को बेचते रहेंगे तो फिर एक दिन कहां से आपके अधिकार बचेंगे, कहां से आपका सम्मान बचेगा, कहां से रोजगार बचेगा, कहां से महंगाई का जिक्र होगा। 10-10 हजार रुपया में वोट देने वाली महिलाओं के धड़ाधड़ वीडियो आ रहे हैं जिनके घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर से बिहार में। वो कह रही है बड़ा गलती कर बैठे। अब जो कर बैठे वो तो कर बैठे, अब 5 साल बाद ही दोबारा मौका मिलेगा। अब 5 साल तो आपने हाथ कटवा लिए। हाँ, मीडिया अपनी जिम्मेदारी बड़ी शानदार निभाता है
कि न चाहते हुए भी उसने झारखंड में सरकार बदलवा दी, न चाहते। यहां कोई सवाल नहीं करेगा। समस्या मैं कई दिनों से संजय सर कहता हूं, एक ग्रुप सरकार बनवाने पर रहता है, एक बिगाड़ने पर रहता है। अभी भी कल हम देख रहे थे, आज भी अभी देख रहे थे, 3-4 बड़े पत्रकार हैं नामी गिरामी, मिलियंस में व्यूज आते हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश ने निर्णय ले लिया है। क्या ले लिया है? हम समझ नहीं पा रहे हैं यार, क्यों गुमराह कर रहे हो इस देश के नागरिकों को? और वो नीतीश के भरोसे में वोट डालने नहीं जाते कि नीतीश ही खेल कर देंगे, नीतीश ही खेल कर देंगे। और आपने अब उत्तर प्रदेश और बंगाल में तो खेल बचा लो, नहीं आप लोग यहां भी नुकसान करा दोगे विपक्ष का, क्योंकि आप इतनी बूम कर देते हो, इतनी हवा भर देते हो लालटेन में कि मेंटल अपने आप फट जाता है उसका। जो पुराने में सर आपने देखा होगा, पुरानी वो हवा भरी जाती थी तब पेट्रोमैक्स, फिर वो पिन मारते थे तो फिर वो सफेद हो जाता था, फिर पता लगती थी एक उड़ता या कीड़ा आता था और वो मेंटल के बगल से निकल जाता था, मेंटल टूट जाता था, सारा बना बनाया खेल 1 मिनट में खत्म हो जाता था। ये हो रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया, लेकिन 10 सबूत जनता को देखने चाहिए। नमस्कार।